अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, उनकी क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स, उनकी जो हमारे पास लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर को देखा। इसके अलावा हमने सोल्यूशन देखे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन किस तरह हम देखते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें कि हमारे पास जो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट जो फंक्शंस हैं वो क्या है। तो हमारे पास जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है वो बेसिकली ये है कि हमारे पास जब कोई किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इजीली एक्सप्रेस कर सकें, तो वो हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम हमारे वो जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसको इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो इससे अब हम रिलेटेड, जैसे अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब इसमें हमारे पास ये इजीली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेसिबल है। इस फंक्शन को अगर हम देखें तो दिस इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब अगर दूसरा हम देखें, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल y को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि दिस इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कॉरस्पॉन्डिंगली ऐसे तमाम जो हमारे पास फंक्शन है वो अगर उस इक्वेशन को, जो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो हम उसको कहेंगे दिस इज़ एन एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन एंड दिस इज़ एन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। तो यही हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट सॉल्यूशंस हैं, तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी डिस्कस की गई हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर 4/16, y इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इक्वल टू 1/x, दीज आर द एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस, क्योंकि इसमें हमें पता भी चल रहा है कि आप इजीली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इन टर्म्स ऑफ x डिस्क्राइब कर सकते हो। दीज आर द एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अलावा आपके पास जो ट्रिवियल सोल्यूशन y इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो एन एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ऑफ दीज डिस्क्राइब डिफरेंशियल इक्वेशंस dy/dx इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर रूट एंड सिमिलरली अदर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पैराग्राफ में आपके पास ये बताया गया है इम्प्लिसिट सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने आगे एक एग्जांपल देखी जिसमें मैंने वो जो फंक्शन लिया था वो हमारे पास जो था वो क्या था, वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन था जिसमें हम एक्स और वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, तो वो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन था। और ऐसा फंक्शन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा हो तो हमारे पास इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में ये डिस्क्राइब किया गया एनी रिलेशन जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है एक्स और वाई दोनों पर डिपेंडेंट है, इज सेड टू बी एन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन which is described previously in equation 4 on an interval I, provided that there exists at least a function phi that satisfies the relation as well as differential इक्वेशन। तो सिंपल हमारे पास जब हमारे पास कोई आप ले रहे हो सोल्यूशन, वो जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट है और वो उस इक्वेशन को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उस इंटरवल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन ऑफ दैट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल है वेरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल द रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब अगर आप इसको डायरेक्टली देखो तो आपके पास ये जो है ये जो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आपके पास क्या बनती है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन बनती है। इस साइड पे आपके पास डिस्क्राइब भी किया हुआ है इसको।
अब दिस इज़ एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ये चीज़ है, व्हाट इज़ दिस इज़ जी ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स पे भी डिपेंड है, वाई पे भी डिपेंडेंट है, तो दिस इज जी ऑफ एक्स वाई, और ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट सोल्यूशन बन रहा है ऑफ विच काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स ओवर वाई। तो अब ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, तो ये हमारे पास जो ग्राफिकली बनेगा, तो एक सर्कल बन गया ऑन द, इफ वी टेक सी द इट्स इंटरवल दैट इज ऑन -5 to 5, तो ये आपके पास गिवन है कि हमारे पास दिस इज एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल -5 to 5। इफ वी टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन किया है उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, तो एज अ रिजल्ट वी गेट दिस इक्वेशन in terms of dy over dx. If we solve this in terms of dy over dx, what we will get this equation। आप इसको अगर सॉल्व करो तो दिस इज -2x ओवर 2y, तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये जो है इक्वेशन 8 आ जाती है। तो इट मीन्स आपके पास ये जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दिस इज एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन। मोर ओवर अगर हम इस जो सोल्यूशन है इम्प्लिसिट सोल्यूशन को देखें, तो हम इसमें अगर y को इन टर्म्स ऑफ x डिस्क्राइब करें, तो आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ आ जाता है y इक्वल टू ±25 नेगेटिव स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस आ जाते हैं, phi1 एंड phi2, एंड इफ़ वी सी दीज सोल्यूशंस phi1 एंड phi2, तो ये हमारे पास अब एक एक्सप्लिसिट सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन टर्म्स ऑफ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस हो गया है। तो यही हमने इसमें किया है, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन इज ऑन द इंटरवल -5 to 5। तो ये हम अगर ये वाली फिगर देखें तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास इसको हमने इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्क्राइब कर दिया। तो दिस इज आल्सो एन एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ऑन द इंटरवल -5 to 5, एंड दिस इज एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फैमिलीज ऑफ सोल्यूशन। अब फैमिली ऑफ सोल्यूशंस आपके पास सिंपली क्या है कि जब आपके पास, जैसे अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया इक्वल टू 25, अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 की बजाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अ कांस्टेंट सी हो, क्या हो आपके पास एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कांस्टेंट सी लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव सी इक्वल टू 0। अभी आपके पास यहाँ पे जो सोल्यूशंस हैं उनकी एक फैमिली आते जाएगी, जैसे जैसे आप सी की वैल्यू को वेरी करवाते जाओगे आपके पास करस्पॉन्डिंगली मैनी सोल्यूशंस आते जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, सी कोई भी पॉजिटिव आप रियल नंबर्स को लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट जो है, तो आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस आते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द फैमिली ऑफ सोल्यूशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिलीज ऑफ सोल्यूशन है, स्टडी ऑफ डिफरेंशियल, इसमें यही बताया गया कि आपके पास जो फाई है वो कोई भी हमारे पास जो है सोल्यूशन होता है, ठीक है। और उस फाई को हम कहते हैं दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन, एंड द correspondingly its graph is called integral curve। तो इसमें यही बताया है, इफ़ वी नो दैट द जनरल जो आपके पास होल एंड थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है f(x, y, y प्राइम सोन y n इक्वल टू 0, ये हमने आगे कॉरस्पॉन्डिंगली देखा था। तो इसको हम कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंगली दिस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट एन n पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है। वो n पैरामीटर हम फैमिली ऑफ सोल्यूशंस ऑब्टेन कर लेते हैं, वो किस तरह के, ये कि हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंगली C1 to Cn तक कॉन्स्टेंट्स आते हैं, तो उनको हम कहते हैं n पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन विच इज़ g(x, y, c) इज़ 0। तो कॉरस्पॉन्डिंगली वी कैन ऑब्टेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सीज हैं वो कांस्टेंट रियल नंबर हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसी हो कि वो उसमें कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व ना हो रहा हो, कि हमारे पास वो फ्री हो पैरामीटर्स से,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द पार्टिकुलर सोल्यूशन। इसका मतलब है कि उसमें आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट्स अपीयर ना हो रहे हो ना, बल्कि डायरेक्ट आपके पास एक फॉर्म हो, फंक्शन की फॉर्म दी हो, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन, तो हमारे पास ये एक वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन है। इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट सी आर है और ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास वाई इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इजीली एक्सप्रेस हो रहा है। एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास यहाँ मेंशन है ऑन दिस इंटरवल -20 to infinity. But if we see that, for example, if we take the solution y equal to, if we take the solution y equal to this negative x cos x, अब इसमें हमारे पास कोई भी आपके पास कोई कांस्टेंट भी अपीयर नहीं हो रहा, तो अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रा करें किस सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो हम देखेंगे ये जो हमारे पास सोल्यूशन है कॉरस्पॉन्डिंगली, जिसमें हमारे पास यहाँ सी, इसी के अंदर बेसिकली हमने सी को 0 ले लिया, तो हमारे पास अभी इसमें कोई कांस्टेंट अपीयर नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है y इक्वल टू नेगेटिव एक्स कोस एक्स। इसको हम अगर ग्राफिकली ड्रा करें तो हमारे पास ये जो ब्लू यहाँ फिगर में ब्लू आपके पास जो लाइन शो हो रही है, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन की फॉर्म है ये पार्टिकुलर सोल्यूशन। बेसिकली यहाँ बताने का ये मकसद है कि हमारे पास जब सी अपीयर नहीं हो रहा तो एक पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। Similarly, on this interval, there are two constant appearing. So this is the two parameter family of solutions. बाज़ का आपके पास ऐसा होंगे क्योंकि आपके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। लाइक y इक्वल टू 0 इज़ अ पार्टिकुलर इज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन विच इज़ अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो फिक्स्ड जीरोज हैं। सिमिलरली देयर आर अदर सॉल्यूशंस इन विच द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है कि जो हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के, अब जैसे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे उनकी वैल्यूज़ वेरी कर करके हमने जो सॉल्यूशन निकाली वो हमारे पास एक को नाम दे दिया कि दिस इज़ अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन बाज़ का तो हमारे पास ऐसा होगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय स्पेशलाइजिंग एनी वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर। ठीक है, कि आप उसमें पैरामीटर्स को चेंज करके आप उस सोल्यूशन को ऑब्टेन ना कर सके, तो बल्कि आपके पास उस इक्वेशन का एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन खुद से पहले से ही आ रहा हो, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। सही है। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 16 y इक्वल टू 0 आर सोल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास दीज आर द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हम देखें तो इसकी वन जो पैरामीटर फैमिली है ये हमारे पास क्या आ रही थी, y इक्वल टू 1 ओवर एक्स 4x स्क्वायर प्लस सी की होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें c को 0 भी लेते हैं तब भी आपके पास ये जो सोल्यूशन है वो इसकी फॉर्म ये आ रही है। y इक्वल टू 0 भी इसका एक सोल्यूशन है, लेकिन वो हमारे पास पैरामीटर फैमिली से नहीं आ रहा, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ अ सिंगुलर सोल्यूशन, जो हमारे पास उन पैरामीटर ऑफ जो फैमिली ऑफ सोल्यूशंस आ रहे हैं उसके अलावा आपके पास एक सोल्यूशन अपीयर हो रहा है। तो इसमें हमने यही देखा कि आपके पास जो फैमिलीज़ ऑफ सोल्यूशंस हैं वो किस तरह आते हैं, जिसमें हमारे पास जो कोई कॉन्स्टेंट्स अपीयर्स हो रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ वेरी करते जाओगे आपके पास सोल्यूशंस की एक काफ़ी सारे सोल्यूशंस आते जाएंगे। तो वन अगर आप कांस्टेंट लेते हो तो जो कांस्टेंट अगर एक ही दफ़ा अपीयर हो रहा है C1 तो उसको हम कहते हैं वन पैरामीटर फैमिली। कांस्टेंट 1 2 अपीयर हो रहा है 2 पैरामीटर फैमिलीज। सिमिलरली nth पैरामीटर फैमिली। और अगर आप उसमें कांस्टेंट की किसी वैल्यू को फिक्स करते हो और एक सोल्यूशन आपके पास ऑब्टेन हो गया है, उसमें आपके पास कोई भी कांस्टेंट अपीयर नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ पार्टिकुलर सोल्यूशन विच इज़ फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स। उसके नेक्स्ट हमने देखा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने जो पैरामीटर फैमिली निकाली, फॉर्म निकाली, उसके अंदर हम कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक ऐसा सोल्यूशन आ रहा है जो उन पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ सोल्यूशन से डिफरेंट है। जैसे हमने लास्टली इस एग्जांपल में देखा y इक्वल टू 1 ओवर 4x स्क्वायर प्लस सी की होल पावर 2। तो इसमें हमने सी की डिफरेंट वैल्यूज़ ली, तो फिर भी हमारे पास जो सोल्यूशन है y इक्वल टू 0 ऑब्टेन नहीं हुआ, लेकिन वो उसका सोल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन मौजूद है y इक्वल टू 0 फिर भी। तो ऐसे सोल्यूशन को जो उन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन से हमारे पास ऑब्टेन ना हो रहा हो बल्कि एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन है। तो इसमें यही चीज़ें हमने देखी। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें भी यही किया गया है कि आपके पास दो फंक्शंस ले लिए गए हैं।
कौन से फंक्शन है हमारे पास, वो है x इक्वल टू c1 cos 40 एंड x इक्वल टू c2 sin 40। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन ले लिए। अब वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इस जो फंक्शंस हैं, ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन और ये, हम इन दोनों फंक्शंस का जो है वो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लेके इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एज अ रिजल्ट वो आंसर हमारे पास ज़ीरो आता है। तो हमारे पास ये दोनों जो है सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल के। अब क्या अगर ये जो दो सॉल्यूशंस हमारे पास एक्स c1 cos 40 और एक्स c2 cos sin 40, अब ये जो दो सॉल्यूशन हैं क्या अगर हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लें तो वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अब इसको देखने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, लीनियर कम्बिनेशन से मुराद क्या है, हम ये जो हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद हैं इनको हम लिख लेंगे कांस्टेंट से इन फॉर्म ऑफ सम। क्या करेंगे, हम कहेंगे x इक्वल टू c1 cos 40 प्लस c2 sin 40 इज़ आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपने क्या करना है, ये हमें पता चल चुका है कि ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अगर हम इसका लीनियर कम्बिनेशन बना के ये लिखते हैं तो दिस इज़ आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने अब इस जो इक्वेशन है इसका डबल डेरिवेटिव लेके और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये भी आपके पास जो सॉल्यूशन है, ये भी जो आपके पास लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू पैरामीटर फैमिली आ रही है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है पीस वाइज डिफाइंड सॉल्यूशन। पीस वाइज डिफाइंड सॉल्यूशन में हमारे पास y इक्वल टू cx4 इज़ अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, अब आपके पास ये डिफरेंशियल ये सॉल्यूशन और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन है ऑन द इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास जो c अगर हम लेते हैं x को, अगर हम लेस दैन 0 लिया तो हमने कहा कि हमारे पास जो एज अ रिज़ल्ट है y इक्वल टू -x4 एंड x अगर ग्रेटर दैन 0 लेते हैं तो दैट इज़ x4। बेसिकली ये काम हमने इसलिए किया कि अगर हम इसमें जो y इक्वल टू c ऑफ x4 हमने लिया, ये अब हमने हमारे पास जो गिवन था y इक्वल टू c ऑफ x4 इज़ अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जिस डिफरेंशियल। अब अगर हम इसमें c की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है डैट इज़ y। मतलब अब आपके पास है y इक्वल टू cx4, ठीक है। अब इसमें अगर आप c को 1 लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपके पास एज अ रिज़ल्ट y किसके इक्वल आ जाता है, x4, ठीक है, x की पावर 4। और अगर आप c को -1 लेते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, y इक्वल टू -x की पावर 4। तो हमने देखा कि x की पावर 4, अगर हम ये c की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं तो आपके पास एक सिमिलरली अगर x को 2 लेंगे तो आपके पास y इक्वल टू 2x4 आ जाएगा और c की वैल्यू -2 लोगे तो y इक्वल टू -2x4 आएगा। इसको हमने जब ग्राफिकली ड्रा किया तो हमने देखा कि हमारे पास जब c की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 1 लिया तो हमारे पास जो ग्राफ है वो फंक्शन का इस टाइप का बन जाता है कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए वो ऊपर को होगा, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली वो आपके पास ऐसे होगा। तो दिस इज़ अब और दूसरा हमारे पास ये जो सॉल्यूशंस की फॉर्म है वो एक्सप्लिसिट है क्योंकि इसमें जो y है वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस है। अब इसीलिए हमने इसके जो पीस वाइज डिफाइंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसको हमने y को डिस्क्राइब कर दिया कि इट मीन्स इफ़ वी टेक द वैल्यूज़ ऑफ x लेस दैन 0 then we get -x4 and as a result x greater than equal to 0 we get x की पावर 4। This is a particular solution of the differential of this equation but cannot be obtained from the family this by a single choice of c।
लेकिन अब ये हम देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म का जो सोल्यूशन है वो आ रहा है, दिस इज़ पार्टिकुलर सोल्यूशन, लेकिन हम वो सी की किसी एक चॉइस से ऑब्टेन नहीं कर सकते कि हम कहेंगे सी की जो वैल्यू है आपके पास वो अगर 1 रहेगी तो हमारे पास ये जो है एक्स की 4 आता जाएगा। हमने भी देखा कि वो सी की डिफरेंट वैल्यूज़ लेने से आपके पास जो वाई है वो डिफरेंट आता है। जैसे हमारे पास सी की वैल्यू -1 लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक्स लेस दैन 0 लेने से हमारे पास -x4 आ रहा है, एंड सी 1 for x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो सिंपल ये पीस वाइज डिफाइंड सोल्यूशन दे दिया है। इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सिंपल सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू और मोर इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ टू और मोर अननोन फंक्शंस ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें अगर आप देखें तो सिंगल आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ टी है, लेकिन अब आपके पास जो अननोन फंक्शंस हैं वो ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई, ये क्या है हमारे पास, दीज आर द अननोन फंक्शंस और दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर हम देखें टी, तो इस दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ टी ही है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कोई भी अगर हम देखें कि सिस्टम होगा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें ये होगा कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस मौजूद होंगी और उसमें आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा। हाइल आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, एक या एक, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके नेक्स्ट हमारे पास जो है हम आते हैं, ये रिमार्क है, ये पिछली जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ये उसी से रिलेटेड है, इसको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लेना। इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जो प्रॉब्लम 1 to 8 है उसमें जो आपके पास स्टेट है वो आपने क्या करना है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ गिवन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने जो इन तमाम जो क्वेश्चंस दिए गए इनमें जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनके ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और साथ आपने डिटरमाइन करना है वेदर दिस इक्वेशन इज़ लीनियर और नॉन लीनियर। तो इसको हम देख चुके हैं कि हमारे पास ऑर्डर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर। तो ये आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देख लेना है 1 से 8 तक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है कि आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंडिकेटेड वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या वो लीनियर है या नहीं। 9-10 क्वेश्चन इसमें आपने ये देखना है। तो ये आप लोग एटलीस्ट फर्स्ट 10 इसके जो क्वेश्चन हैं पहले ये देखो, और साथ आप लोग देखो इसमें डिस्कशन प्रॉब्लम है। डिस्कशन प्रॉब्लम के अंदर मेकअप अ डिफरेंशियल इक्वेशन 39 क्वेश्चन है। मेकअप अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डज नॉट पोजेस एनी रियल सोल्यूशन। तो आपने कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सोचनी है और उस इक्वेशन को लिखना है जिसका कोई भी रियल सोल्यूशन ना हो। तो ये आपने 39 से 44 तक ये क्वेश्चंस इनको सोच के और अंडरस्टैंड करके करने हैं। फिर कोई इशू होता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। फ़िलहाल आप लोग ये इसके क्वेश्चंस करो अच्छे से, बाकी कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो।